शुगर बदकिस्मती से हमारा मुल्क इस वक्त दुनिया में रेशो के हिसाब से दुनिया में नंबर 1 है। हर चौथे आदमी को शुगर है, उसमें से कुछ की तशखीस हो चुकी है और कुछ की नहीं होती। खुराक एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियां जो हैं वो जन्म लेती हैं। जो लोग बैलेंस्ड डाइट इस्तेमाल करते हैं, मुनासिब खुराक इस्तेमाल करते हैं और फिर एक्सरसाइज साथ रखते हैं तो डेफिनेटली उनमें बीमारियां भी कम होती हैं। जो बाहर के खाने खाते हैं, बाजारी खाने खाएंगे, पेट की खराब होने के और इसके अलावा जो इन्फेक्टिव आंतों की बीमारियां हैं या जिगर की बीमारियां हैं और फिर फालज और दिल के अटैक का खतरा, ये सारा आपस में खुराक से बहुत ज्यादा लिंक्ड है। जो लोग सादा खुराक इस्तेमाल करते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं और साथ में एक्सरसाइज करते हैं, उनकी इम्यूनिटी उनकी निस्बत ज्यादा है जो कि जंक फूड खा रहे हैं और लैक ऑफ एक्सरसाइज है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेजबान जुबैदा अनवर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैक पॉडकास्ट। आपकी तरफ से हमेशा अप्रिसिएशन मिलती है कि हम अपने शो में हमेशा ऐसे लोगों को शामिल गुफ्तगू करते हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में कामयाबी के झंडे गाड़े होते हैं और कहीं ना कहीं अवामुन्नास को सर्व कर रहे होते हैं और बहुत मेहनत और काबिलियत से अपनी जगह बनाते हैं मुआशरे में। तो हमारे आज की मेहमान शख्सियत भी बहुत काबिल हैं माशाल्लाह से, मेडिकल की दुनिया में एक नाम है उनका और जब मैं तारुफ की तरफ जाऊंगी तो आप यकीनन पहचान जाएंगे। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर बिलाल अजीज साहब की और इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मेडिसिन में, उसके अलावा MBBS MCPS मेडिसिन FCPS भी मेडिसिन में है, MD गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी हैं, मेंबर हैं अमेरिकन गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिकल एसोसिएशन के और इसके अलावा डायबिटीज मैनेजमेंट कोर्स भी इन्होंने किया हुआ है IDC USA से। इसके अलावा मास्टर ट्रेनर है TB डॉट्स के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से और कंसल्टेंट फिजिशियन है गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट म्यू अस्पताल किंग एडवर्ड में अपनी सर्विसेज को जारी रखे हुए हैं। आइए आपके साथ तारुफ करवाते हैं और बात करते हैं डॉक्टर बिलाल अजीज से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर काइंड इंट्रोडक्शन और थैंक यू सो मच के बेहद मसरूफियत के बाद आज आपने हमें टाइम आखिरकार दे ही दिया और काफी लेट दिया, लेकिन थैंक यू सो मच। जाहिर है कि रूटीन है, सुबह हॉस्पिटल है, यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल, फिर शाम को क्लिनिक है और आपके माशाल्लाह से जो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, जिनका ट्रीटमेंट करते हैं, वो इतना ट्रस्ट करते हैं कि आगे कहीं ना कहीं वो लोगों को भी रेफर कर रहे होते हैं कि अगर आपने अच्छा ट्रीटमेंट करवाना है तो डॉक्टर बिलाल अजीज, जैसे मुझे भी रेफर किया गया था और वाकई अल्हम्दुलिल्लाह जैसा मैंने सुना था वैसा ही आपको पाया भी। तो थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी, बहुत सारे डॉक्टर्स इंजीनियर्स के जब इंटरव्यू करती हूँ तो एक सवाल मैं लाजमी करती हूँ कि हमारे यहाँ जिस दौर में आपने MBBS किया है, मेडिकल में आप आए हैं, उस वक्त फैमिली का बहुत प्रेशर हुआ करता था, ख़ास तौर पे वालिदैन का, कि बेटे को बता दिया जाता था कि आपने या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। तो प्रेशर में आके, फैमिली के प्रेशर में आके वो बच्चे बनते थे। आप कैसे बच्चे थे? शौक से बने थे या प्रेशर लिया था? हम भी वैसे ही बच्चे थे जैसे सोसाइटी के सारे दूसरे बच्चे थे। तो मेरे जो ग्रैंडफादर हैं, मेरे दादाजी, वो इंडिया से माइग्रेट करके आए थे। ही वाज अ स्कूल टीचर, इंडिया में भी वो स्कूल टीचर थे और फिर यहाँ पे गुजरात में और फिर वलिया में शिफ्ट हो गए। तो अपने बच्चों को उन्होंने पढ़ाया और मेरे बाकी जो मेरे वालिद साहब के बाकी भाई भी हैं उनको भी पढ़ाया, इनको भी पढ़ाया। तो उनकी ख्वाहिश थी कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो डॉक्टर बने। तो मेरे वालिद साहब डॉक्टर नहीं बने, वो वेटनरी डॉक्टर बने, उनका कुछ मेरिट कम आया। लेकिन माशाल्लाह फिर भी डॉक्टर ही हैं जी, वेटनरी डॉक्टर। फिर उन्हें आर्मी ज्वाइन कर ली। फिर उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं अपने बेटों को डॉक्टर बनाऊंगा। तो ये उसी ख्वाहिश का जो सिलसिला है उसकी तकमील है और अल्हम्दुलिल्लाह वो ख्वाब आपने पूरा किया। बड़ी मेहरबानी है और होनहार बच्चे उनके की दुआ है कि कामयाब जिंदगी। हाँ, ये बात मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि आजकल वालिदैन काफी दुखी हैं और यकीनन वो कमेंट सेक्शन में आके शेयर भी करेंगे कि वो बच्चों को बड़ी मेहनत से पढ़ा के ला रहे होते हैं, लेकिन जो ही उनके बच्चे FSC प्री मेडिकल के पास आते हैं तो वो डगमगाना शुरू हो जाते हैं और वालिदैन को कायल करने लग जाते हैं कि नहीं देखें जी, अब तो फलां फील्ड भी है, अब हम और भी बहुत कुछ बन सकते हैं। वो बाप दादा वाला जो था इंजीनियर है, डॉक्टर है, उसको छोड़े हम किसी और फील्ड में भी जा सकते हैं। बड़े कम बच्चे अब इस चीज़ की तरफ आ रहे हैं, लेकिन लकीली जो है खुशकिस्मत है आप भी और आपके वालिदैन भी कि आपने उनका ख्वाब पूरा किया। आज से 20-25 साल पहले पेरेंट्स की ही जो डायरेक्शन है वो ज़्यादा
इम्प्लीमेंट होती थी। अब चीजें बदल रही हैं और अगर बच्चे कहा तो जाए खुद कि हम ज्यादा ओबीडियंट बच्चे थे तो मेरे ख्याल में गलत नहीं होगा। ये भी चलो किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन बच्चे आज भी काफी ओबीडियंट हैं और मेरे बच्चे माशाल्लाह बड़े ओबीडियंट हैं। मेरा ख्याल है कि ये हर घर में अपनी हाँ। तरबियत का भी कुछ ना कुछ एक असर होता है, हाँ, ऑफ कोर्स। जिसको लेकर बच्चे आगे चल रहे होते हैं। और मुझे तो लगता है आजकल के बच्चे शायद थोड़े ज्यादा जीनियस हैं, वो आर्गुमेंट ज्यादा करते हैं इस चीज के ऊपर कि अब तो बच्चों में अवेयरनेस ज्यादा है, बच्चों में हाँ नॉलेज ज्यादा है हाँ, और बच्चे ऑप्शंस भी ज्यादा इंफॉर्मेशन हैं। ज्यादा है, एग्जैक्टली। ऑप्शन ज्यादा है। और मेरा ख्याल है बच्चे अगर कोई अच्छा फैसला करें तो उनके साथ पेरेंट्स को स्टैंड करना नहीं, ऑफ चाहिए। कोर्स। और जी किसी हद तक कायल कर लेते हैं वो जी पेरेंट्स जी, को ना, बेशक मैंने ये भी देखा है क्योंकि बेशक। हमने अपने जो हम बीट करते हैं जिसमें हम लोगों को मेहमानों को बुलाते हैं, कई ऐसे भी है जो फैमिलीज के साथ आते हैं, जी जी, तो वाकई वो बच्चे जब खुद बताते हैं तो बंदा कायल हो ही जाता है कि हाँ ठीक है, बेशक। अगर वो अपने वालिदैन से हट के किसी फील्ड में गया है तो ठीक है, नाम तो बनाया ना उसने। जी जी, और बेशक। हमारे वालिदैन का मेन पर्पस ये होता था कि बच्चा अच्छी जो है वो इनकम कमाए और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाए। तो किसी भी फील्ड में अगर हो जाते हैं तो ठीक है, बस जी जी, जी जी, मेरे ख्याल में सेटिस्फैक्टरी है हमारे लिए इस चीज में। बेशक। अच्छा लेकिन डॉक्टर साहब, आपकी स्पेशलिटी है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में, आपने किया हुआ है, तो हर बीमारी जो है वो उसका ताल्लुक मैदे से कहीं ना कहीं जाके जुड़ता है। तो बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं और आपकी फील्ड के हवाले से भी जानना चाहते हैं कि बहुत सारी बीमारियों की जो वजूहात है वो मैदे से स्टार्ट होती हैं, तो मैदे का ख्याल कैसे रखा जाए कि इन बीमारियों से बचा जा सके? मैडम बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि खुराक एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियां जो हैं वो जन्म लेती हैं। और जो लोग बैलेंस्ड डाइट इस्तेमाल करते हैं, मुनासिब खुराक इस्तेमाल करते हैं और फिर एक्सरसाइज साथ रखते हैं, तो डेफिनेटली उनमें बीमारियां भी कम होती हैं। और जो जिनकी खुराक का मामूल जो है वो दुरुस्त नहीं है और खुराक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और बदपरहेज़ी करते हैं, उनमें बीमारियों का इंसिडेंस भी ज़्यादा है। जो बाहर के खाने खाते हैं, बाज़ारी खाने खाएंगे, उसमें पेट की ख़राब होने के और इसके अलावा जो इन्फेक्टिव आंतों की बीमारियां हैं या जिगर की बीमारियां हैं, और इसी तरह फिर ये बीमारियां उस खुराक से दिल की बीमारियां, शुगर की बीमारियां और फिर शुगर के साथ जो जुड़ी हुई बीमारियां हैं जिसमें गुर्दों की बीमारियां हैं और फिर फालज और दिल के अटैक का खतरा, ये सारा आपस में खुराक से बहुत ज्यादा लिंक्ड है। तो जो लोग बैलेंस डाइट खाते हैं उनका मैदा भी ठीक है, उनकी आंतें भी ठीक हैं, उनको शुगर भी लेट होती है या कंट्रोल रहती है, उनमें दिल की बीमारियों के चांसेस भी कम होते हैं और इसी तरह गुर्दे भी कम खराब होते हैं। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत दुरुस्त सिमत में निशानदेही की है कि हमारी जो खाने की हैबिट्स हैं, और ख़ास तौर पे हम बात करें पाकिस्तान की, पंजाब के कल्चर की, तो जब तक वो चटपटा मसालेदार खाना ना हो तो हमारा ये कमेंट्स होते हैं जी आज खाने का मज़ा नहीं आया। और लाहौरी वैसे खाने के ख्वाबों के बड़े शौकीन हैं। अच्छा चलिए ठीक है, मान लेते हैं उनकी बात के खाना चाहिए, लेकिन उसके साथ ऐसा क्या वो लें सैलड में, या कुछ ऐसा क्या खाएं कि उनकी जो डाइट है वो बैलेंस भी रहे? क्या सजेस्ट करेंगे आप? हमारी आप देखें लाहौर में बड़े अच्छे खाने हैं और बड़े लोग शौकीन हैं खाने के और हम सब भी उसमें शामिल हैं, लेकिन उसका एक बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप मीट ईटर हैं या शौक से गोश्त खो रहे हैं तो साथ उसकी क्वांटिटी को एक मुनासिब रखें। ये नहीं है कि आप किलो की तादाद में गोश्त खाना शुरू कर दें और फिर जाहिर है उससे वेट भी गेन होगा और बीमारियां भी होगी। तो मुनासिब मिकदार में गोश्त खाएं और साथ में बैलेंस्ड फ्रूट का इस्तेमाल और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, सैलड का इस्तेमाल, मुनासिब पानी का इस्तेमाल और मुनासिब एक्सरसाइज, ये सारी चीजें जरूरी हैं। और अगर ये सारी चीजों को बैलेंस मेंटेन करके रखा जाए तो थोड़ा बहुत खुराक लेने में तो जाहिर है कोई हर्ज नहीं, और खुराक जरूर भी है इंसान की। मतलब फिर वो किसी हद तक जो है वो खाने एंजॉय कर सकती हैं अगर साथ में वो इन चीज़ों का भी ख्याल रखें। बेशक बेशक। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल बहुत ज़्यादा जो इशू है नौजवान नस्ल में वो टॉन्सिल्स का भी हो रहा है। अगर थोड़ा सा फाइंड आउट कर दें कि इसकी वजूहात क्या होती हैं, किस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि ये चीज़ पैदा ही ना हो बच्चों में? टॉन्सिल्स बेसिकली ईएनटी का सब्जेक्ट है, नाक कान गले के डॉक्टर का सब्जेक्ट है, लेकिन जो टॉन्सिल्स की बीमारियां हैं ये बच्चों में ज्यादा है और बच्चों में गला खराब होने की वजह से ये ज्यादा हो जाती हैं। और ये गला बच्चों में जो सबसे ज्यादा खराब होने की वजह है वो ये ठंडा पानी, खट्टी चीजें, खटास का इस्तेमाल, ठंडा और बर्फ
और यख पानी जो इस्तेमाल करते हैं और बाहर की जो खुराक है वो उसके साथ, और ये जो निम्को पापड़ और करियाने के आइटम जो बच्चे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से फिर उनको रिपीटेड अटैक ऑफ टॉन्सिलाइटिस होते हैं और बाज के टॉन्सिल्स फिर बड़े इनलार्ज हो जाते हैं, वो फिर नॉर्मली दवाइयों को कंट्रोल नहीं करते, फिर उनके साथ उनको सांस में भी दिक्कत का मसला होता है, तो फिर उसके लिए जाहिर है ENT सर्जन को मिलना पड़ता है, और सर्जरी की जरूरत अगर हो और वो समझते हो तो फिर उनकी सर्जरी कराई। तो माओं को चाहिए कि वो बहुत ज्यादा ख्याल रखें और बच्चों को बाहर के खुराक और ठंडे और खट्टे का उसके बावजूद भी हो रहा है तो फिर ENT वाले को कंसल्ट करें। ठीक है। और ये खुदा न खासा नौबत आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन तक आ सकती है, ऑपरेट करना पड़ता है, सर्जरी। हाँ, उसकी सर्टेन इंडिकेशंस हैं, सर्टेन इंडिकेशंस हैं कि अगर वो बार-बार हो रहे हो, दवाइयों परहेज करने के बावजूद, खुराक का परहेज और फिर दवाई खाने के बावजूद दोबारा बार-बार हो रहे हो तो फिर जाहिर है सर्जरी करनी पड़ती है, और ये अगर खुदा न खास्ता सांस की दुश्वारी का मसला हो रहा फिर सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। ओके ओके ओके, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा थायराइड का भी बड़ा इशू हो रहा है खवातीन के अंदर। मैं देख रही हूँ कि पेशेंट इसके बढ़ते जा रहे हैं, तो इसकी वजूहात क्या है और कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? थायराइड के पेशेंट्स बढ़ भी रहे हैं, शायद बढ़ने की वजह आपके लिए इसलिए है कि उनकी डायग्नोसिस पहले से बेहतर हो रही है। थायराइड का जो डिजीज है वो पहले से ही मौजूद थी, लेकिन बहुत ज्यादा पेशेंट्स जो हैं वो अनडायग्नोज्ड होते थे, उनकी डायग्नोसिस नहीं बनते थे। अब जो चूंकि मेडिकल फील्ड दिन ब दिन डेवलप होती जा रही है और डायग्नोसिस का अमल, टेस्टों का अमल और फिर डॉक्टरों की अप्रोच बेहतर होती जा रही है, तो जिसकी वजह से थायराइड के फिर जो डिजीज है उसको वो पिक ज्यादा कर रहे हैं। थायराइड के दो मेजर डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें थायराइड का फंक्शन का कम हो जाना जिसको हम हाइपोथायराइड कहते हैं, या थायराइड का फंक्शन ज्यादा हो जाना जिसको हम हाइपरथायराइड कहते हैं। तो हाइपरथायराइड में जिस्म का बिला वजह वेट बढ़ जाना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, सर्दी का एहसास ज्यादा होना और थोड़े डल रहना, स्लो रहना और नींद में रहना, और जो हाइपरथायराइड वाले हैं उनमें वेट लॉस होता है, धड़कन तेज हो जाती है, पसीने आना शुरू हो जाते हैं, उसके अलावा डायरिया और हर चीज हाइपर हो रही होती है। तो वो सारी और दोनों में खुदा ना खासा खतरनाक सिचुएशन कौन सी है? देखें, दोनों के अपने अपने साइड इफेक्ट्स हैं। दोनों डिजीजेस के अपनी वजह से उनकी मुख्तलिफ बीमारियां पैदा करते हैं, जिसमें पट्ठों की बीमारियां हैं, दिल की बीमारियां हैं, आंतों की बीमारियां हैं। तो दोनों का कंट्रोल होना और दोनों का डायग्नोज होना टाइमली बहुत जरूरी है। ठीक है। और इसका तरीका इलाज क्या है? जो खवातीन सुन रही है आपको, अगर वो इसको करवाना चाहे ट्रीटमेंट, हाइपोथायराइड के लिए डिफरेंट टैबलेट्स हैं और हाइपरथायराइड के लिए डिफरेंट टैबलेट्स हैं। गोलियों से इलाज किया जाता है हाइपो को। तो हाइपर के लिए बाज़-औक़ात सर्टेन कंडीशंस ऐसी होती हैं कि अगर गोलियां रिस्पॉन्ड ना करें तो फिर उनके लिए कोई रेडिएशंस भी हैं, इंजेक्शंस भी हैं, उनके ज़रिए उनको सप्रेस कर दिया जाता है, और या सर्जरी अगर थायराइड ग्लैंड बहुत इनलार्ज है और उसकी वजह से फिर सांस में दुश्वारी आ रही है, तो या खुदा न खास्ता थायराइड ग्लैंड जब इनलार्ज होता है तो उसमें कोई ऐसा सस्पिशन हो कि खुदा न खास्ता ये कल को ट्यूमर बन जाए, तो उसमें भी फिर ऑपरेशन मगर वो बिगड़ के कुछ भी बन सकता है, तो ऑपरेशन किया जाता है। और इतनी खतरनाक जगह पे यहाँ पे देखने में आया है वो, और इसको आई थिंक सर्जिकल तरीके से इसको मुश्किल भी होता होगा ट्रीट करना। सर्जिकल तरीके से मुश्किल है क्योंकि साथ में शहरग है और साथ में सारा एरिया, नेक का एरिया, लेकिन हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे सर्जन्स हैं, बड़े अच्छे सर्जन और बड़ी अच्छी थायराइड की सर्जरी और बेहतर ये है कि इसके पहले जो भी है ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए, जाहिर है वो तो किसी डॉक्टर को, अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाए। डॉक्टर ने डिसाइड करना है किसको हाइपो है, किसको हाइपर है, और किसको किस दवाई की जरूरत है, किसको सर्जरी की जरूरत है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे तो पाकिस्तान में जिस तरह से मौसम आते हैं 4, उसमें कोई 12 मौसम बीमारियों के भी आते हैं। हर सीजन में कोई ना कोई बीमारी सर उठा रही होती है, कभी डेंगू है, कभी टाइफाइड है, कभी डायरिया है। थोड़ी सी इस पे भी रोशनी डाल दें, किन महीनों में किन बीमारियों से किस तरह से बचा जा सकता है और कौन सी वायरल इन्फेक्शन का ज्यादा खदशा होता है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये कॉमन क्वेश्चन है। पहले 2 क्वेश्चन भी बहुत अच्छे थे, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ क्योंकि ये कॉमन है, ये हर आदमी को फेस करना पड़ रहा है। अगर हम सर्दियों से स्टार्ट करें, विंटर में सख्त सर्दी में सांस की बीमारियां, गला खराब हो जाना, छाती खराब हो जाना स्मोक की वजह से, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, गले का खराब होना और बलगम का आना और बुखार होना, ये बड़ी कॉमन है और ये यूजुअली वायरली होती हैं। और उसमें आंखों की बीमारियां भी थोड़ी सी आ जाती हैं, लेकिन जो ही सर्दी का मौसम खत्म होने लगता है
तो मच्छर परवान शुरू हो जाती है। बिल्कुल और ऐसे ही। मच्छर फिर हाँ। डेंगू जो है हम्म, ये फरवरी के एंड में और फरवरी में फिर ये डेंगू सर उठाना सर उठाना जाता शुरू है, हो जाता बिल्कुल है। ऐसे ही। और ये गर्मी की शिद्दत आने से पहले ये जो 2-3 महीने का पीरियड है हम्म, इसमें डेंगू जो है ना वो ज्यादा हम्म, होता है। हम्म, और जो ही गर्मी शुरू होती है तो इन दिनों में फिर टाइफाइड का और पेट की बीमारियां, उल्टी और पखाने और दस्त बिल्कुल। की बीमारियां हम्म, ये ज्यादा हो जाती हैं। और हम्म, टाइफाइड बहुत ज्यादा होता है जिसके ठीक यहाँ है। तो फिर जॉन्डिस का सिलसिला, यरकान जो है आम हम्म, पीला यरकान, हम्म, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं ठीक पानी है। की वजह से। और फिर जो ही गर्मियां खत्म होती हैं तो फिर जो ही गर्मी और सर्दी का फिर एक सितंबर का जो सीजन आता है उसमें फिर मच्छर जो है वो फिर दोबारा परवान करता है ठीक और है, फिर डेंगू सर दोबारा उठाता है। ठीक और है। फिर सितंबर से अक्टूबर तक और नवंबर तक यही डेंगू का सीजन चलता चल रहा रहता है। होता अच्छा है। डॉक्टर साहब, ये तो गवर्नमेंट को तो हम यहाँ पे अब क्या क्रिटिसाइज करें कि इनको किस तरह से वो कंट्रोल करें, लेकिन आप उन पेरेंट्स को लाजमी थोड़ी सी गाइडलाइन दें जो आपको सुन रहे हैं कि वो इनसे अपने घर को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं। चूंकि आजकल समर है और समर हम्म, की जो बीमारियां हैं वो ज़्यादातर पेट की बीमारियां हैं। ठीक है। और मेरे जो क्लिनिक पे या हॉस्पिटल में हमारी हम्म, जो ज़्यादा पेशेंट्स आ हम्म, रहे हैं हम्म, जो रूटीन की बीमारी में उसमें टाइफाइड और यरकान और पेट की बीमारियों के साथ ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है। तो पानी का इस्तेमाल बिल्कुल हम्म, साफ़ सुथरा इस्तेमाल होना ठीक चाहिए। है। पानी अगर आप मिनरल वाटर नहीं यूज़ कर सकते हम्म, तो आप फिल्टर्ड वाटर यूज़ कर लें, या फिल्टर पानी नहीं को यूज़ उबाल कर लें लें। कम से कम। और बेहतरीन तरीका के पानी को उबाल लें। पानी को अगर उबाल लें, फिल्टर्ड हाँ। भी है तो पानी को उबाल लें। और एक पानी को जो पानी उबाल के इस्तेमाल किया जाता है उसमें बीमारियां बहुत कम हो जाती हैं। तो पेट की बीमारियों से इसी तरह जान छुड़ाई जा सकती है। ठीक है। इसके अलावा खाने का जो है रुझान बहुत ज्यादा जो है बाहर के खाने का रुझान बढ़ गया है एग्जैक्टली, जंक फूड की जिसमें तरफ जंक चले फूड गए की हैं तरफ बच्चे। चले गए हैं। रूटीन में घर का खाना कम हो गया है और हर आदमी ने एक टाइम का खाना जो है वो बाहर खाना शुरू कर दिया है। यही है, तो सही जब है। बाहर का खाना है तो उसमें सफाई का निज़ाम इतना अच्छा नहीं है। उसकी प्रेजेंटेशन तो अच्छी हो सकती हाँ, है एग्जैक्टली। लेकिन किचन में क्या चल रहा है हाँ, इसको जरा डिस्कस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एग्जैक्टली तो ऐसा ही है। वो जो उसकी वजह से अगर ये परहेज कर लें घर का साफ सुथरा खाना और खाया जाए। मैं तो बल्कि अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि आपको सबसे अच्छा खाना आपकी माँ खिलाती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल कोई शक नहीं है जी इसमें। जी ऐसा ही है, साफ सुथरा किचन। और वो एक माँ है ना, तो वो ख्याल तो करेगी ना जी कि जी मैं बेशक अपने बेशक बच्चे को। बेशक अच्छा बेशक। डॉक्टर साहब, एक और चीज है, चलो बीमारियां तो हैं, आती हैं चली जाती हैं, और आप जैसे काबिल लोग जो है वो अल्लाह ताला ने बिठाए हुए हैं जो इलाज भी अच्छा कर देते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमजोर हो चुका है। इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें कि जो लोग आपको सुन रहे हैं वो अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम कैसे बेहतर कर सकते हैं। आप देख लें कि जिन लोगों की अभी भी सादा लाइफ है हम्म, जो कि जिनमें एक्सरसाइज है और सादा खुराक इस्तेमाल करें उनकी इम्यूनिटी बेहतर है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही और है। आप जो बच्चों को हम ज्यादा पैम्पर्ड बच्चे हैं जिनका ज्यादा ख्याल किया जा रखा है जो कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, पेरेंट्स इनको गाड़ियों में छोड़ रहे हैं, ला रहे हैं, जा रहे हैं और एक्सरसाइज से दूर हैं, उनमें बीमारियां ज्यादा हैं। और जो ये झुग्गियों वालों के बच्चे हैं ये बहुत कम बीमार होते हैं। इम्यूनिटी इसलिए उनमें ज्यादा है कि जो लोग सादा खुराक इस्तेमाल करते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं और साथ में एक्सरसाइज करते हैं, उनकी इम्यूनिटी उनकी निस्बत ज्यादा है जो कि जंक फूड खा रहे हैं और लैक ऑफ एक्सरसाइज है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो मैंने भी बहुत अरसा ये इशू फेस किया था कि बच्चों को फलों और सब्जियों की तरफ रागिब करना इंतहाई मुश्किल काम है। वो कहीं ना कहीं जंक फूड में वो लगे हुए हैं बच्चे हमारे ना। तो अब बच्चों के लंच बॉक्स भी हैं, वो भी कुछ इस तरह से हैं। इवन जो हमारे बड़े हैं जो दफातर में लेकर जाते हैं खाना शाना, वो भी कहीं ना कहीं जंक फूड को ही प्रमोट कर रही होती है। तो क्या बच्चों के लिए क्या तजवीज़ करेंगे कि किस तरह से उनके जो पेरेंट्स हैं उन्हें सब्जियों की तरफ कैसे रागिब कर सकते हैं? कोई मशवरा देना चाहेंगे आप इस हवाले से? इसमें ज़ाहिर है ट्रेनिंग की जरूरत है और बच्चे को आदत डालने की है। जिस तरह का हम अपने बच्चे को ट्रेन कर लेंगे वैसे ही वो बच्चे छोटी उम्र में अगर वो इस तरफ जैसा कर अगर हम लें। उसको आदत डाल लेते हैं पहले दिन से उसी तरफ जंक फूड की तरफ तो ज़ाहिर है वो उसी को लाइक करेगा। और अगर हम शुरू में आदत डाल लेते हैं, बहरहाल ये एज ए सोसाइटी मुझे आपको और सारी सोसाइटी को और सब सुनने वालों को हम सबको मिलके ये एक डिसीजन लेना होगा और ये अपने बच्चों के लिए और अगली नस्ल के लिए ये जंग लड़नी होगी कि उनको दो चीजों पे, एक तो उनकी जो डाइट है उसको बेहतर करें
और सादा डाइट की तरफ लेके जाएं, और जो हमारे ग्राउंड जो खाली हो गए हैं और वो सारे बच्चे जो इंडोर एक्टिविटीज में आ गए हैं हॉस्पिटल जो आबाद हो गए हैं, और मोबाइल और बिल्कुल। गेम और कंप्यूटर और लैपटॉप पे जो बैठना शुरू हो गए हैं, उनको दोबारा प्ले ग्राउंड्स में ले जाना होगा, एक्सरसाइज का रुझान बेहतर करना होगा। आज से आज 25-30 साल पहले देखें बिल्कुल तो ऐसे ही ग्राउंड था, में कोई ना कोई एक्टिविटी चल रही होती थी, ऐसे ही अब ये था। बिल्कुल खत्म हो गई। सही कह रहे हैं, ऐसे ही था। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल जो शुगर है उसके बहुत सारे ट्रीटमेंट भी आ गए हैं, किसी हद तक कंट्रोल भी है, लेकिन एक जुमला अभी भी सुनने को मिलता है कि जो शुगर है ये काबिल इलाज नहीं है, जबकि आप हमेशा कहते हैं कि शुगर काबिल इलाज है। वो किस तरह से काबिल इलाज है, थोड़ा इस पर रोशनी डाल दें। शुगर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और बदकिस्मती से हमारा मुल्क इस वक्त दुनिया में रेशो के हिसाब से दुनिया में नंबर 1 है। Oh my God। और हर चौथे आदमी को शुगर है, उसमें से कुछ की तशखीस हो चुकी है और कुछ की नहीं होती। तो दिन ब दिन अगले 10 साल में ये रेशो और बढ़ जाएगी। उसकी वजह वही जो हम बेसिकली जो पिछले डिस्कस कर रहे हैं, डाइट का पैटर्न चेंज होना और लैक ऑफ एक्सरसाइज है। तो शुगर से पहले की जो स्टेज है प्री डायबिटीज, मैं उसको ज्यादा डिस्कस करना चाहूंगा कि जो नॉर्मल से और शुगर डायग्नोज होने के दरमियान की स्टेज है, जिसको बॉर्डर लाइन भी कहते हैं, जिसको बॉर्डर लाइन कहते हैं या प्री डायबिटीज कहते हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर जितने प्री डायबिटिक हैं जिनका हम शुगर लेवल चेक करें वो नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा हो लेकिन शुगर ना हुई हो, या उनका 3 महीने की जो एवरेज HbA1c रेशो है अगर वो निकालें और वो भी उसमें फॉल कर रही हो, तो उन लोगों को सबसे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। वो अगर अच्छी एक्सरसाइज, वेट रिडक्शन और डाइट को कंट्रोल कर लें तो कई अरसे, कई सालों तक, हो सकता है सारी लाइफ के लिए, वो शुगर होने से बच सकते हैं। लेकिन चूंकि हम उस पे तवज्जो कम है, डायग्नोसिस का वो फुकदान है, लेबोरेटरी और लोगों के फिर वसाइल या अवेयरनेस का बहुत बड़ा इशू है। वसाइल होने का, वसाइल के बावजूद वो अवेयर नहीं होते, और जब फुल ब्लोन डायबिटीज होती है और उनके सिम्टम्स वेट लॉस के साथ या 300 या 400 शुगर के साथ जब प्रेजेंट करते हैं तो जाहिर है उस वक्त दो के दवाइयों के साथ उनको कंट्रोल तो किया जा सकता है, और बड़ा अच्छा हम डॉक्टर साहिबान सारे जो हैं मिलके इसको कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन दिस इज अ बायलैटरल, ये पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फूड के बारे में, एहतियात के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में ज्यादा है, और डॉक्टर ने तो ये डिसीजन देना है कि आपने कौन कौन सी पिल्स खानी है। तो पेशेंट अगर खुद, जो मैंने देखा है, जो पेशेंट खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं वो बड़ा अच्छा फाइट बैक करते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी डाइट मॉडिफिकेशन से और एक्सरसाइज से अपनी दवाइयां छोड़ दी। अच्छा, आप हमेशा, मैंने देखा एक्सरसाइज के ऊपर बहुत ज्यादा आप जोर देते हैं, और शुगर पेशेंट के लिए वॉक तो आप कह रहे हैं कंपल्सरी है। इवन कि आपने बताया भी था कि ये नॉर्मल चलना वॉक नहीं होता, वॉक थोड़ी सी जैसे भाग कर की जाती है। तो वो भी जरा तजवीज कर दें जिस वक्त लोग सुन रहे हैं आपको कि कितनी जरूरी है वॉक। वॉक तो उतनी ही जरूरी है जितनी जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है जो गोलियां ले रहे हैं। अगर वो वॉक अकेला कर ले तो वॉक से भी बाज लोगों की शुगर कंट्रोल, इंसुलिन से बच सकते हैं, बिल्कुल बच सकते हैं। अगर अच्छा कंट्रोल करें, वॉक करें, डाइट अच्छी कंट्रोल कर लें, तो एक्सरसाइज करें। रूटीन में जो रिकमेंडेड है 30 से 45 मिनट, 5 डेज अ वीक, हफ्ते में 5 दिन हर आदमी को एक अच्छी एक्सरसाइज या वॉक करनी चाहिए। हाँ, उससे उसको बेनिफिट होगा और शुगर से बचा जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने अभी खाना तो डिस्कस कर लिया कि जंक फूड है, बाहर से खाते हैं, इसलिए मैदे से शुरू होने वाली बीमारियां कहाँ हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो जो आज कल बहुत ज़्यादा रवाज हो गया है कोल्ड ड्रिंक्स का ना, वो भी तो बच्चे बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, बल्कि फैमिलीज में बहुत ज़्यादा रवाज हो रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो कितने नुकसानदेह हो सकती हैं? नाम लिए बगैर हम बात कर लेते हैं, जितनी भी ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं। मैं तो अपने पेशेंट से कहता हूँ कि अगर कोल्ड ड्रिंक इतनी ही अच्छी होती तो अल्लाह मियाँ ने भी कोल्ड ड्रिंक बना देनी थी। एग्जैक्टली। ये कोल्ड ड्रिंक के जो साइड इफेक्ट्स हैं, कोल्ड ड्रिंक भी तो वही काम कर रही है। इतनी चीनी जो है एक कोल्ड ड्रिंक में हम ले रहे होते हैं और उसका कोई बेनिफिट नहीं है। और जो लोग कोल्ड ड्रिंक यूज कर रहे हैं उनमें मोटापा ज्यादा है, उनमें इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज ज्यादा है, उनमें पेट खराब होने के चांसेस ज्यादा हैं, बिल्कुल तेजी से खराब हो रहे हैं। तो कोल्ड ड्रिंक का जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, और मेरे नोटिस में है, इंफॉर्मेशन में है कि बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं
जो डेली बेसिस पे 2-2 4-4 कोल्ड ड्रिंक यूज कर रहे हैं, एडिक्टेड हो चुके हैं। एडिक्टेड हो चुके हैं और उनका टेस्ट डेवलप हो चुका है और उन्होंने खुद ही ये टेस्ट डेवलप किया है और उसकी वजह से खाम-खा वो बीमारी में मुब्तला। ठीक है, मतलब ये छोड़ दें तो कहीं बेहतर हो सकती बिल्कुल है छोड़ने उनकी चाहिए, हेल्थ। बिल्कुल छोड़ने चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात हम बड़े प्राउड से हमेशा कहते हैं जब भी मैं डॉक्टर कम्युनिटी में बैठती हूँ, तो ये बात सुनने में भी आती है कि हमारे जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं, इनकी बड़ी डिमांड है दूसरे ममालिक में, यूरोप हो या गल्फ कंट्रीज़ के अंदर ना, माशाल्लाह से बड़े काबिल हैं। आपने तो बहुत सारे कंट्रीज़ विज़िट भी किए हुए हैं, आपने क्या देखा, वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और हमारा जो शोबा मेडिकल है ये कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? डेफिनेटली जो दुनिया में यूरोप में या अमेरिका में बाकी जितनी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें मेडिकल फील्ड हमसे डेफिनेटली आगे है। लेकिन अगर इंडिविजुअल डॉक्टर्स की बात करें तो तमाम मुल्कों में, यूरोप में, स्टेट्स में और इवन ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, पाकिस्तानी डॉक्टर्स छाए हुए हैं। हर जगह पे पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो हैं अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छा नाम है, अच्छी रेप्यूट है, अच्छे ट्रेंड हैं और सब यहीं से पढ़कर गए हुए हैं। तो पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान में मेहनती लोग भी हैं, मैनेजमेंट की कमी है, ज़हीन भी हैं, लेकिन वसाइल की कमी है जिसकी वजह से वो जो ब्रेन है वो ड्रेन हो रहा है, वो यहाँ पे काम करने की बजाय बाहर जा रहा है। और इस मुल्क को सर्विसेज पाकिस्तानी डॉक्टर्स नो डाउट बहुत कॉम्पिटेंट हैं और पाकिस्तान में जो डॉक्टर्स मौजूद हैं वो भी बहुत कॉम्पिटेंट हैं। मैं इसलिए उनको कॉम्पिटेंट कहता हूँ, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट कहता हूँ। उनमें से ज़्यादातर तो चूँकि डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज पूरी नहीं है पेशेंट्स के बाद, तो वो क्लिनिकल जो बेस्ड डायग्नोसिस डेवलप कर रहे हैं, हिस्ट्री पे और अपने एग्जामिनेशन पे पेशेंट को डायग्नोज करते हैं और इन्वेस्टिगेशंस पे कम रिलाई करते हैं। तो पाकिस्तानी डॉक्टर्स नो डाउट दुनिया में बहुत काबिल डॉक्टर्स हैं। सर, अभी निगरान सेटअप गवर्नमेंट का जो गुजरा है उसमें बड़ा एक हैवी बजट रखा गया रेनोवेशन का। किसी हद तक जो है वो हॉस्पिटल में चमकते दमकते फर्श के साथ नज़र भी आए हैं, लेकिन एक चीज़ जो कि तू नज़र आई है वो है जो वार्ड्स हैं, जो एमरजेंसी है, वहाँ पे एक एक बेड पे 2-2 3-3 मरीज अभी तक मौजूद हैं। क्या तजावीज़ देंगे गवर्नमेंट को कि वो मसला कैसे हल करे? क्या नई एमरजेंसीज बने, नए ब्लॉक्स बने, या कैसे मसला हल हो वो? मैं चूँकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूँ, तो गवर्नमेंट के अच्छे या बुरे इक़दामात पे कमेंट, जेन्युइन कमेंट करना, लड़ भी तो आप लोगों के साथ ही रहे होते हैं ना, कमेंट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ऑनेस्टली गवर्नमेंट जो है ना, वो नए हॉस्पिटल्स आप देख लें कि लाहौर में कितने मेयो हॉस्पिटल बने हैं। 1870 का ये मेयो हॉस्पिटल अभी भी पेशेंट से भरा हुआ और वहाँ पे बेड अवेलेबल नहीं है, पाँव रखने की जगह नहीं है। क्या अंग्रेज बादशाह के बाद 1870 से लेके अब तक कितने हॉस्पिटल्स बने हैं? 3, 4, 5। एक सर्विसेज हॉस्पिटल है, एक जिना हॉस्पिटल है, गंगाराम हॉस्पिटल भी पहले का है, जनरल भी पुराना हॉस्पिटल है। तो कितने हॉस्पिटल्स और बनने चाहिए? मेरा ये पर्सनल ये ख्याल है कि खाली टाइलें लगाने से पेशेंट मैनेजमेंट बेहतर नहीं होती। एग्जैक्टली मैं यही जानना चाह रही थी। नए हॉस्पिटल्स बनाएं, नए लोगों को इन्वॉल्व करें, एक बेहतर स्ट्रक्चर लेकर आए जिसमें इंटरेस्ट जो है वो हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनके इंटरेस्ट को भी मद्देनजर रखते हुए कोई हेल्थ पॉलिसी को रिवाइज किया जाए, तो तभी ये जो है ना अल्टीमेटली हेल्थ सर्विस बेहतर हो सकती है। कम से कम 2 से 3 मेयो हॉस्पिटल नए बनने चाहिए, 2 से 3 नए जिना हॉस्पिटल बनने चाहिए और इसी लेवल के हॉस्पिटल हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होने चाहिए, ताकि जो पेशेंट वहीं पे मैनेज हो जाए और हर कोई जो है ना वो लाहौर की तरफ रश ना करे। ठीक है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन इसके ऊपर आपकी तजावीज़ चाहिए, वो ये कि कुछ डॉक्टर हजरात ने ये बाकायदा रिटन सिफारिशात दी थी, तजावीज़ दी थी कि जो OPD है इसका ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाए। जैसे सुबह आई थिंक 8-9 बजे से लेके 2-2:30 बजे तक है, इसको दोबारा फिर ओपन किया जाए शाम में। आप क्या कहेंगे? वो करने से पेशेंट का रश कम हो जाएगा? इसमें तो कोई हर्ज नहीं है कि OPD टाइमिंग्स बढ़ा दें। 8 से 2 बजे तक OPD टाइम है, 8 से 5 बजे तक कर दें, 8 से 7 बजे तक कर देंगे, फर्क पड़ेगा। लेकिन उसी जो मौजूदा स्टाफ है उसी को सुबह शाम में डिवाइड करने से तो ये मसला हल नहीं होगा। न्यू स्टाफ हायर करना पड़ेगा। उसके लिए अलग सेपरेट नई हायरिंग करनी पड़ेगी, नया स्टाफ हो, मॉर्निंग शिफ्ट अलग हो, इवनिंग शिफ्ट अलग हो। जब उन्हीं को स्प्लिट करके उसको रन किया जाता है तो फिर मॉर्निंग का काम भी सफर करता है और इवनिंग का काम एग्जैक्टली ऐसी है। और एक जाहिर है वहाँ पे जो बड़ी पेशेंस की बात होती है, जो वहाँ पे
मरीजों को डील करना। इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया है कि एक बेड पे 3 मरीज का मतलब है कि डॉक्टर भी परेशान होता है। मैंने देखा है, मैंने झगड़े देखे हैं, झगड़े, मैंने मार पिटाई देखी है। जी जी, वो डॉक्टर से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है। एग्जैक्टली, वो आपसे कह रहे होते हैं कि हमारा पेशेंट व्हील चेयर पे बैठ के ड्रिप क्यों लगवा रहा है। अल्टीमेटली चूंकि अगर बेड पे डबलिंग हुई है तब वो डॉक्टर से लड़ेगा, लेबोरेटरी अगर उसकी लेट हो गई तब वो डॉक्टर से लड़ेगा, एम्बुलेंस उसकी रास्ते में खराब हो गई तब भी वो डॉक्टर से लड़ेगा। तो उसका अल्टीमेटली जो गुस्सा है ना वो डॉक्टर के साथ होता है। बिल्कुल ऐसे है। तो एक्चुअली इस पूरे सर्विस स्ट्रक्चर को बेहतर करने की और झगड़ों की बड़ी वजह भी ये नजर आती है वहाँ जी, पे ना, पेशेंस नहीं लोगों में रहता। नए हॉस्पिटल्स बनाने पड़ेंगे, नए ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे। इन्हीं को ज्यादा इनमें खपत करने की बजाय नए सेटअप बनाए जाएं, नए इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल्स बनाए जाएं, अलग ब्लॉक्स बना दें, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसी तरह का एक हॉस्पिटल हर डिस्ट्रिक्ट का आपने जिक्र किया। सर एक और चीज मैंने बहुत ज्यादा देखी है, हम बतौर मीडिया पर्सन बहुत सारे लोग अप्रोच भी करते हैं जो देही इलाकों में रह रहे होते हैं कि जी हमारा पेशेंट है, यहाँ हमें जवाब दे दिया है, हमें ये कहा जा रहा है कि इन लाहौर ले जाओ, ठीक है। अब लाहौर में यहाँ रेफर केस इतने ज्यादा आ जाते हैं कि जो यहाँ के शहरियों का हक है वो भी उनको पूरा नहीं मिल पाता। अब आपने मशवरा दिया कि चलो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ये बना दें, अच्छा बना तो दें, लेकिन उसमें वो सहूलियात नहीं होती, फिर वो जवाब दे देते हैं। उसके लिए ज़ाहिर है मैन पावर भी चाहिए, फैसिलिटीज भी चाहिए, इन्वेस्टिगेशंस के लिए चीजें भी चाहिए, रेडियोलॉजी भी उसी तरह चाहिए। तो अगर वो सारी चीजें होंगी तो तभी लोगों को बेनिफिट होगा, तभी वो रेफरल रुकेगा। और रेफरल सिस्टम को भी इनको एस्टैब्लिश करना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं है कि अगर मेरा प्रोग्राम बना है तो मैं पेशेंट को उठा के लाहौर ले आऊं, वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट फिजिशियन है या वहाँ का वो मुझे रेफर करे तो फिर मुझे लाहौर में सियासी बुनियादों पे हो रहे होते हैं ये, उन्होंने क्या करना, चलें ये मेरी डोमेन से बाहर चीजें सारी सहाफती बुनियादों पे हो रहे होती हैं, सियासी बुनियादों पे हो रहे होती हैं, लेकिन पेशेंट को देखें तो फिर हम भी खामोश हो जाते हैं कि उसकी इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है, अगर वो आ गया है तो चलो ठीक है उसको देखें, उसको लुक आफ्टर करें। सर्विसेज तो मिलनी चाहिए। पेशेंट अगर लाहौर भी आ जाए, एग्जैक्टली डॉक्टर के पास पेशेंट जिस तरह का भी आ जाए, वो चाहे लाहौर से बाहर का हो, चाहे वो जिस मजहब से भी हो, जिस मुल्क का भी रहने वाला हो, डॉक्टर उसको कोशिश नहीं सर, हम तो सैल्यूट करते हैं जिस तरह से आप लोगों ने कोविड में काम किया है। खुदा की कसम पूरी कौम ने सलाम किया आप लोगों को, ठीक है। हर बंदा डर गया था और खौफजदा था और पीछे हट गया था, लेकिन आप लोग पहली सफ़ों में खड़े रहे, आप और कुछ जो है वो हमारे सहाफ़ती हजरात भी, जिस तरह से आप लोगों ने काम किया है, नो डाउट। लेकिन आखिर आप लोग भी इंसान हैं, थक जाते हैं, इतनी लंबी ड्यूटीज़ हैं, और कुछ ऐसी भी इमरजेंसी देखने में आई है कि जिसमें आप लोगों को घरों से बुला लिया जाता है, कुछ खुदा ना खासा कोई ब्लास्ट हो जाता है, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है। हाँ, जिसमें ऐसी सिचुएशंस हैं, लेकिन इसमें मैं भी आपके साथ मिलके सैल्यूट करता हूँ अपने यंग डॉक्टर्स को, जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट्स हैं, हाउस फिजिशियंस हैं। इन्होंने कोविड से लेके अभी भी इमरजेंसीज में, अगर अभी आप मेयो हॉस्पिटल चक्कर लगाएं या किसी सरकारी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाएं तो वहाँ पे एक मेला लगा हुआ है और पेशेंट्स का रश ही रश है। और लेकिन ये यंग डॉक्टर्स जितनी पसीने में, गर्मी में, जितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, ये वाकई तहसीन के मुस्तहिक। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। और मतलब ना बेचारों की नींद पूरी हो पाती है इन्हीं चक्करों में, और फिर वो बहुत सारे ऐसे फ्रस्ट्रेटेड पेशेंट और उनके लवाहिकीन भी होती है, उनकी बातें भी आप लोगों को सुननी पड़ती हैं। तो अच्छा सर, आपका जो तारुफ है उसके अंदर मास्टर ट्रेनर टीबी का भी मैंने जिक्र किया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। टीबी चूंकि हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा कॉमन है, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं इसमें टीबी की डिजीज अभी तक मौजूद है। जो डेवलप कंट्री है वहाँ पे तो टीबी बहुत रेयर है, ठीक है, और टीबी के इतने केसेस नहीं है, या वो ओवरकम कर चुके हैं, हाँ उसको कंट्रोल कर चुके हैं। हमारे यहाँ टीबी के केसेस बहुत ज्यादा हैं, और कोई हेल्थ इश्यूज हैं लोगों के, या पॉवर्टी है, या उतना अच्छा ख्याल नहीं रखते। अगर घर में एक को टीबी हो गई है तो वो टीबी चूंकि खांसी से, बलगम से, थूक से और ड्रॉपलेट से फैलती है और एक दूसरे को, तो वो इतना अवेयर नहीं होते कि किस तरह प्रोटेक्शन करनी है, जिससे टीबी का स्प्रेड जो है ना वो एक से दूसरों को अभी भी चल रहा है। इससे एहतियाती तदाबीर इसके लिए क्या होनी चाहिए? अभी बहुत सारे उसमें इम्यूनिटी, अपनी डाइट का अच्छा ख्याल रखें, और जो लोग अच्छी डाइट, नॉर्मल डाइट इस्तेमाल करते हैं उनमें कम है, जैसे उबले अंडों का इस्तेमाल इसमें ज्यादा कहते हैं, जिनमें पॉवर्टी, जिनमें गुर्बत ज्यादा है और कमजोर लोग हैं, उनमें ये डिजीज ज्यादा है। लेकिन अगर कोई बीमार हो गया है
तो टीबी की दवाई टीबी के जरासीम को कंट्रोल करने में कुछ हम्म। हफ्ते ले लेती है, ठीक है। तो उसको 3 से 4 हफ्ते तक ये कोशिश करनी चाहिए हम्म। कि वो मास्क लगाएं, ताकि उसका जो बलगम हम्म। है या उसके जो हम्म। ड्रॉपलेट्स हैं वो दूसरे तक ना जाए, और वो जो अपना रेशा है, बलगम है, वो अलहदा से कहीं फेंके ठीक है। ताकि बाकी लोगों से मुतासर ना हो। ठीक है। और बाज़ औक़ात ये भी देखने में आता है कि उसका बिस्तर, उसकी वो सोने की जगह भी अलहदा कर दी जाती है, वो इसी वजह से की जाती है ताकि बाकी बाकी मेंबर्स लोग महफूज ना रहें। हो, बाकी लोग ठीक ना है। हो। इसकी अवेयरनेस नहीं है ना, मैंने इसलिए ये सवाल किया है। जी जी। इसकी अवेयरनेस नहीं है, वो बाज़ औक़ात बुरा मना जाता है जो मरीज है, वो कहता है जी मेरे बर्तन क्यों अलग किए हैं, मुझे अलहदा कमरे में क्यों किया है, तो ये उसकी कफ के लिए है। हाँ। लेकिन अगर मास्क का इस्तेमाल किया जाए और ये सारी चीजें की तो जाए बचा जा सकता है बाकी सकता फैमिली जी, मेंबर्स जी। को। अच्छा सर, आप माशाल्लाह से गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट भी हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें। मैदे का तो काफ़ी जिक्र हो चुका जी, जी। है। मैं थोड़ा सा आज के मौसम के हिसाब से यरकान की बीमारियों का जिक्र ज़रूर जी, जी, करूँगा बिल्कुल, बिल्कुल। कि यरकान 2 किस्म का है, एक पीला यरकान है और एक काला यरकान है। ठीक है। जो पीला यरकान है हुँ। वो जिसको हम आम ज़बान में पीला और काला हाँ कहते जी, हाँ हैं। जी, बिल्कुल ऐसे। पीला वो है जो कि आर्ज़ी तौर पे है, ठीक है। चाहे वो किसी वायरस से हो हुँ। या किसी दवाई से हुआ हो। हुँ। वो आर्ज़ी तौर पे हुआ और कुछ दिनों या कुछ हफ्तों तक मरीज जो है वो यरकान में मुब्तला रहा, हुँ। और उसके बाद जिगर मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाता है। ठीक है। और दूसरा काला यरकान है जो कि वायरसेस की वजह से ज़्यादा हो सकता हुँ। है, अल्कोहल की वजह से हो सकता है, और ओके। उसके वजह से कुछ उसके अलावा भी कुछ काजेज़ हैं जिसकी वजह से परमानेंट लिवर डैमेज हो जाता है। ओह माय गॉड! और वो खतरनाक है, उसके से फिर लिवर सिरोसिस, लिवर का सिकुड़ जाना, हुँ। और फिर खुदा न खास्ता लिवर का कैंसर हो जाना या अमवात हो जाना, वो उससे हो सकता है। ठीक है। तो इसमें लोगों को अपना खुराक का अच्छा साफ सुथरा इस्तेमाल होना चाहिए, हुँ। पानी उबाल के इस्तेमाल करें। हुँ। और फिर जिन लोगों को काला यरकान है हुँ। वो फिर अपने ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो अलग रखें, ठीक है। जैसे दांतों का ब्रश है, हुँ। कैंची है, रेज़र है, हुँ। इन चीज़ों को अलग रखें ताकि बीमारी एक से दूसरे को ना ना जाए। फैले। जी। अच्छा और ये अगर तो किसी को तशख़ीस हो गई है कि हुँ। उसको हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस है, हुँ। बी है या सी है, हुँ। तो फिर वो करीबी हॉस्पिटल में जाए हुँ। और वहाँ पे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को मिले, फिजिशियन को मिले, हुँ। और उसके लिए फिर वो इलाज का जो है वो तयीन करेगा कि हुँ। किसको कौन सी दवाई की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा सर, ये तो हो गई एहतियाती तदाबीर। अब ये बताइए कि इसकी वैक्सीन्स भी तो आई हैं ना, उसका क्या तरीक़ाकार है लगवाने का? उसमें जो हेपेटाइटिस ई है उसके लिए भी वैक्सीन है, ठीक है। वो लेकिन थोड़ी शॉर्ट है। हुँ। लेकिन हेपेटाइटिस बी जो जिसको काला यरकान करते हैं हुँ। उसकी वैक्सीन बड़ी फ्रीली अवेलेबल है, और ओके। तमाम हॉस्पिटल्स के जो हुँ। आउटडोर में है वहाँ हुँ। पे, या जो लिवर क्लिनिक बने हुए हैं हुँ। हर हॉस्पिटल में, हुँ। वहाँ पे ये अवेलेबल है। और हम कोर्सेज़ करवाए जाते हैं कोर्सेज इनके, करवाए जाते ड्यूरेशन कितना हैं। एटलीस्ट? उसमें 3 डोजेज यूजुअली लगाते हैं, ओके। जिसमें पहली डोज अभी लगा देंगे, हुँ। दूसरी डोज जो है वो 1 महीने बाद लगाएंगे, ओके। और फिर तीसरी डोज जो है वो 6 महीने बाद लगाएंगे। ओके। जो नौज़ायदा बच्चे हैं, हुँ। पिछले कई सालों से गवर्नमेंट जो है हुँ। वो उन बच्चों को वैक्सीन कर रही है। ओके। लेकिन जो एडल्ट्स हैं, जो हुँ। 25-30 साल से ऊपर हैं, मेरा हुँ। ख्याल है वो वैक्सीनेटेड नहीं हैं। तो जो ओके। लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं हुँ। उनको चाहिए कि अपनी वैक्सीनेशन करा दें, ठीक है। ताकि उनको कम से कम हेपेटाइटिस बी जो काला यरकान हुँ। की एक किस्म है वो ठीक है। जो क्योंकि अवेयरनेस नहीं है ना, अवेयरनेस की बड़ी जी, जी, कमी जी, है। जी, अब ये पता बेशक। हो तो पता नहीं बहुत सारे लोग करवा भी जी, लें। जी, बेशक। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच थैंक यू आपके मैडम, आने का, थैंक यू आपके जी। टाइम का, बड़ी मुयस्सर, बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी मुख्तसर अंदाज में आपने गुफ्तगू की है। वो पंजाबी में कहते हैं कि थोड़े को ज़्यादा जान लेने वाली बात है ये सारी, और हम आपके बेहद शुक्रिया शुक्रगुज़ार हैं। मैडम, थैंक यू जी। नाज़रीन, आपको हमारा शो कैसा लगा ये बताना मत भूलिएगा। अगर कोई सवाल रह गया है तो कमेंट सेक्शन में लाज़मी पूछिएगा। हम दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे डॉक्टर बिलाल अज़ीज़ से, दोबारा इनसे बात कर लेंगे। लेकिन आपके जो कमेंट्स, जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी और बहुत मैटर करता है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान ज़ुबैदा अनवर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।